अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के अंदर हम ऐसे कामों का जिक्र करते हैं, ऐसी बातों का जिक्र करते हैं, ऐसे इवेंट्स का जिक्र करते हैं जो कि मुस्तकबिल में होने होते हैं, यानी कि जो अभी तक हुए नहीं होते। अगर मैं आपको मुख्तसरन कहूँ तो इस टेंस के अंदर हम प्रिडिक्शंस करते हैं, मुस्तकबिल के मुतालिक पेशन गोइयाँ पेश करते हैं, यानी कि ऐसे जुमलों का जिक्र करते हैं जो काम अभी हमने करने हैं, जिनका हमारा इरादा होता है करने का। तो जो हम अपने इरादों की बात करते हैं, अपने वादों की बात करते हैं, अपने अंदाजे की बात करते हैं, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा टेंस है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस दो चीज़ें ऐसी है, इसके दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़े से मुख्तलिफ है। उनका स्ट्रक्चर दो किस्म के जुमले इसमें आते हैं और वो थोड़े से हो सकते हैं कि बाज़ स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सके। तो खैर जो है ना, उन स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मगर वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले इसके बेसिक्स को जान लेते हैं कि भाई इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो इसके जो हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। अच्छा, डिक्लेरेटिव हम कहते हैं बयानिया जुमलों को। ऐसे जुमले होते हैं कि जिनके अंदर सवाल नहीं पूछा गया होता, जिनके अंदर दुआ नहीं होती, निदाएं नहीं होती। आम जो बयानिया जुमले होते हैं, जो हम जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं रोज़मर्रा की बोलचाल में, तो उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इनके जो डिक्लेरेटिव के अंदर पॉजिटिव है, यानी कि ऐसे डिक्लेरेटिव के जिनके अंदर इनकार भी नहीं होता, ना सवाल होगा ना इनकार होगा, तो वो हमारे पास जो है ना पॉजिटिव डिक्लेरेटिव। उनका स्ट्रक्चर कुछ भी है हमारे पास। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। भाई सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो शख्स, वो चीज़, वो आइडिया होता है जिसके मुतालिक बात की जा रही हो या जो जुमले में कोई काम कर रहा हो। अगर मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाऊं तो अली क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमले के अंदर अली काम करने वाला है तो अली सब्जेक्ट हो गया। बिशाम एक खूबसूरत शहर है, तो इस जुमले के अंदर बिशाम के मुतालिक बात की गई है, तो बिशाम हमारे पास इस जुमले का सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, वो है वेल और शेल। तो वेल और शेल का इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई ये वेल और शेल का लोचा क्या है। तो देखो, ये जो ओल्ड इंग्लिश है ना, उसके अंदर हम शेल का इस्तेमाल करते थे, मगर अभी जो मॉडर्न इंग्लिश जो है, इसके अंदर शेल का इस्तेमाल बिल्कुल गायब हो गया। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आप अपनी बात कर रहे हो, किसी और की बात कर रहे हो, आप वेल का इस्तेमाल ही करते हो। अलबत्ता शेल का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है, जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल राइटिंग होती है। यानी कि आप अगर अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर को ख़त लिख रहे हो, या इस किस्म के जो बहुत ही फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशंस होते, तो उनके अंदर फिर हम शेल का इस्तेमाल करते। वैसे अगर बाकी आम की बात करें, फॉर्मल में भी हम वेल का इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा अगर फॉर्मल हो तो हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा मैंने भी सभी जुमलों में वेल का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम शेल तकरीबन हम भूल ही चुके हैं, इसका इस्तेमाल हम करते नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम वेल या शेल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको वेल रिकमेंड करूंगा, आप वेल का इस्तेमाल ही करें। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। देखो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। अगर आप वर्ब की फॉर्म्स नहीं जानते तो वर्ब की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर जो पहली वीडियो है वो जो है ना, उसके अंदर मैंने वर्ब की फॉर्म्स बयान की है। वहाँ पर कुल आपको 6 फॉर्म्स बयान किए। तो ये जो बुनियादी फॉर्म होती है, जैसे कि गो है, वॉक है, रन है, टॉक है, फ्लाई है, तो ये हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। इसे हम V1 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद हम V1 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर ये V1 हमारे पास ट्रांजिटिव हुई तो इसके साथ जो है ना फिर ऑब्जेक्ट जरूर आते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को नहीं जानते तो फिर वक्त इस लेक्चर को समझने के लिए आप ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को एक ही चीज़ समझ लीजिए। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वैसे आपको जानना चाहिए ये, और इस पर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना। ऑब्जेक्ट और ये जो कंप्लीमेंट है, ये बड़ी कंप्लेक्स चीज़ है। यहाँ पर डिफाइन करने लगूंगा तो वो 17 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो 17 मिनट उसके लग जाएंगे, ऑलरेडी मैं उसको डिफाइन कर चुका हूँ, तो दोबारा तफसील में नहीं जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट की वीडियो आप वहाँ से देख लेना, वो आपके जो है ना सैकड़ों डाउट्स क्लियर कर देगी वो वीडियो। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। भाई ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव तो कंप्लीमेंट। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट क्या होता है? ये जुमले का बकिया हिस्सा होता है, यानी कि जुमले के अंदर अगर हमने मजीद मालूमात ऐड करनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देनी हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैं अगर आपको आसान से समझाऊँ ना, तो हमारे पास एक जुमला है, अली ने सांप मार डाला। ठीक है, अली ने सांप को मारा। अब ये जुमला कंप्लीट है, बिल्कुल मुकम्मल जुमला है। अगर इस जुमले के अंदर हम मजीद मालूमात ऐड करेंगे तो वो एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट की सूरत में आएंगी। जैसे कि अली ने सांप को कब मारा, अली ने सांप को क्यों मारा, अली ने सांप को किस चीज़ से मारा। तो ये जो कब, क्यों और किस चीज़ वाली ये जो सवालों के जवाबात भी अगर हम इसी जुमले के अंदर ऐड करते जाएंगे, तो वो फिर जो है ना एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट की सूरत में आगे लगते जाएंगे।
ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। तो मैंने एग्जांपल में पॉजिटिव डिक्लेरेटिव के एग्जांपल में पहला जुमला लिखा, शी विल प्ले क्रिकेट विद यू, वो तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेगी। अब फ्यूचर की बात हो रही है, अब एक ऐसा काम है जो अभी हुआ नहीं है, वो ये काम करेगी फ्यूचर में, ये मेरा एक अंदाजा हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके अंदाजे होते हैं, जो आपके प्रिडिक्शंस होते हैं, उनका इस्तेमाल हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर करते हैं। तो भाई सब्जेक्ट आ गया शी हमारे पास, उसके हमने हेल्पिंग वर्ब वेल्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है ना हमने बेस ऑफ वर्ब V1 का इस्तेमाल किया, उसके बाद चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और फिर हमने एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट विद यू। देखो यहाँ तक भी जुमला कंप्लीट है, शी विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगी। मगर हम चूंकि यहाँ पर मजीद मालूमात भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ना, क्रिकेट खेलेगी किसके साथ खेलेगी, विद यू, आपके साथ खेलेगी। तो ये हमने एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट की सूरत में इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दी। इसी तरह जो इसके हमारे पास नेगेटिव डिक्लेरेटिव जुमले हैं। अच्छा देखो भाई यही स्ट्रक्चर है, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, साथ में वेल उठाओ, वर्ब की बेस फॉर्म उठाओ, आपका जुमला बनता जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास इसके नेगेटिव डिक्लेरेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। नेगेटिव डिक्लेरेटिव कौन से होते हैं, ये भी बयानिया जुमले हैं क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है। नेगेटिव यानी इनके अंदर इनकार मौजूद होता है। ये ऐसे जुमले होते हैं इनके अंदर नॉट का इस्तेमाल किया गया होता है। तो भाई इसका जो स्ट्रक्चर वो यूं है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद शेल वेल या शेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एग्जाम्पल में मैंने जुमला लिखा है, शम्स विल नॉट टॉक टू यू टुमारो, शम्स कल तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी एक फ्यूचर की एक काम की बात है कि भाई जो कल ये काम क्या कब होगा, कल होगा, शम्स तुम्हारे साथ, बल्कि कल भी नहीं होगा ना की बात है ना, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव जुमला है। तो शम्स कल आपके साथ बात नहीं करेगा। आज ही जो है ना बैठकर हम कल की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, तभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। ठीक है, शम्स सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, वेल हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हमने नट का इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टक का इस्तेमाल किया, उसके बाद ये चूंकि हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने टू यू एक कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट टुमारो की सूरत में आया है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट की का हमने यहाँ पर जिक्र किया, इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास इसके पॉजिटिव इंट्रोगेटिव जुमले हैं, ऐसे सवालिया जुमले के जिनके अंदर हमारे पास इनकार नहीं होता, तो वो उसे हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव मानी सवालिया, और पॉजिटिव जिनके अंदर इनकार नहीं होता। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, सबसे पहले वेल या शेल का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर V1 का इस्तेमाल यानी वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का, फिर उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये जो जितने भी इसके स्ट्रक्चर है, इनमें सबसे बुनियादी चीज़ क्या है, सबसे बुनियादी ये हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ तक है। भाई यहाँ तक स्ट्रक्चर हमेशा ही होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब ये जो बकिया हिस्सा है ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट और एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जुमले के अंदर ही मौजूद हो। अगर ये होंगे, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया है। अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसका जो है ना एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जुमला हमारे पास, वेल अली एंड हमजा डांस, क्या अली और हमजा नाचेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने वेल का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास अली और हमजा, प्लूरल है, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, हम वेल का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है, तो अली और हमजा को हमने उठाया सब्जेक्ट के तौर पर, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, फिर हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन का यानी कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया, जुमला हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। क्योंकि वर्ब जो आया है डांस, ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती नहीं है, कंप्लीमेंट इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि वो आए, अगर ज़रूरत होती है तो हम लगा देते हैं, अगर ज़रूरत नहीं होती तो हम नहीं लगाते। तो यहाँ पर मैंने ज़रूरत नहीं समझा तो मैंने इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही जुमले को ख़त्म कर दिया। अगर आप उसमें ऐड करना चाहो चीज़ों को तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे कि वेल अली एंड हमजा डांस, क्या अली और हमजा नाचेंगे, तो क्या अली और हमजा लाहौर में नाचेंगे, आप लाहौर को भी साथ में ऐड कर सकते हो। क्या अली और हमजा, मिसाल के तौर पर, क्या अली और हमजा अच्छा नाचेंगे, बुरा नाचेंगे। अगर आपने इस किस्म की मालूमात को ऐड करना है तो आप कर सकते हो, अगर ना करना चाहो तो आपका यहाँ तक ही जुमला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसके जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे सवालिया जुमले कि जिनके अंदर सवाल तो होता ही है मगर उनके अंदर इनकार भी पाया जाता है, यानी कि नट का इस्तेमाल भी किया गया होता है। तो भाई उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर मैंने लिखा है। तो सबसे पहले वेल और शेल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इन दोनों में से एक का इस्तेमाल किया जाएगा। अमूमन हम वेल का ही इस्तेमाल करते हैं, शेल का इस्तेमाल हम नहीं करते।
उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म वर्ब जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो जुमला मैंने यहाँ पर लिखा है विल यू नॉट गो टू कराची अगेन, क्या तुम दोबारा कराची नहीं जाओगे। तो सबसे पहले हमने वेल का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर नॉट का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद चूंकि ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमने साथ में टू कराची एक कंप्लीमेंट का इस्तेमाल कर दिया, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट में हमने अगेन का इस्तेमाल किया कि क्या तुम दोबारा कराची नहीं जाओगे। अच्छा, तो इस टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के जुमले ऐसे हैं जो हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो परेशान कर सकते हो, तो उनको भी जिक्र यहाँ पर कर देते हैं। तो भाई एक देखो जो जो फ्यूचर का जो हमारे पास टेंस है ना, इसके अंदर जो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, आपको पता होगा उसके अंदर हम बी का इस्तेमाल करते हैं, विल के बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बी के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मगर इसी बी का इस्तेमाल हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा। तो ये जो जुमला है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नहीं है, ही विल बी अ डॉक्टर, ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। देखो बड़ा ही आसान है इसकी पहचान, अगर बी आता है और साथ में आईएनजी ऑफ वर्ब आती है तो वो जो जुमला होगा हमारे पास वो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा। अगर बी अकेला आता है और साथ में जो है ना आईएनजी ऑफ वर्ब नहीं आती तो फिर ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही विल बी अ डॉक्टर, तो ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा। तो अब यहाँ पर जरा आप जुमले से भी, जुमले की नोयत से भी अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये कोई कंटिन्यूस काम नहीं है, ठीक है, वो कोई सर्जरी नहीं है कि जो वो कर रहा होगा, ठीक है ना, ये उसका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो ये जो जुमले होते हैं, ये जो बी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमले होते हैं। मगर यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह हैव का इस्तेमाल हम इसके अंदर करते हैं। तो हैव को मैं आपको पिछली कई सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हैव जो है ये हमारे पास एक मेन वर्ब के तौर पर भी काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करे। जैसे कि आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो वो ये इस स्ट्रक्चर में पूरा बैठता है। देखो आई हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, हैव है ना, तो हैव आ गया, हैव की फर्स्ट फॉर्म भी हैव है, हैव की सेकंड हमारे पास हेड है, थर्ड भी हेड है, फोर्थ हमारे पास हैविंग है, और इसकी जो फिफ्थ फॉर्म है वो है हमारे पास हैज, ठीक है ना। तो आई आ गया, उसके बाद वेल का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद हैव का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ में हमने इस्तेमाल कर दिया क्योंकि हैव हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो आई विल हैव अ पेन, तो यहाँ पर हैव को देखकर इस कंफ्यूजन में ना पड़ जाना कि हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट का है, क्योंकि ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट को बदले तो भी हम जो है ना, अगर हम यहाँ पर शी लगा देते फर्ज करें तो हम कहेंगे शी विल हैव अ पेन, शी विल हैज अ पेन नहीं कहेंगे। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो हैज है ये तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फिर चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हम जो है ना यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एक बंदा हो, दो हो, 10 हो, 20 हो, ठीक है। तो और इसके अलावा दूसरी बात ये है, जो वेल है हमारे पास और शेल है ये मॉडल वर्ब भी है। मॉडल वर्ब के साथ तो हमेशा ही हम जो है ना बेस फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, यानी कि जो बेस फॉर्म वर्ब होती है ना V1, इसका इस्तेमाल ही किया जाता है, इसके अलावा किसी दूसरे वर्ब का इस्तेमाल इसके साथ नहीं किया जाता। तो ये जो हैज़ है हमारे पास, ये कहना गलत है कि शी विल हैज़ अ पेन, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर हैज़ फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी वर्ब की, और ये जो फिफ्थ फॉर्म इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है इसका इस्तेमाल फ़कत ही एक टेंस के अंदर किया जाता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा हैज़ का इस्तेमाल आपको कहीं नहीं मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बात की जाए फिर तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में जो है ना आप जो है ना ये परफेक्ट टेंसेस के अंदर भी आप हैज़ का इस्तेमाल देखोगे, मगर मैं मेन वर्ब की यहाँ पर बात करूँ, ठीक है। जब हम मेन वर्ब के तौर पर हैव का इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में आप हैज़ का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर फ़कत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कर सकते हो, और कहीं पर भी आप हैज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई विल हैव अ पेन, शी विल हैव अ पेन, तो ये जो जुमले होंगे हमारे पास, ये भी हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमले होंगे। तो बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, इसे हम दूसरा नाम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के अंदर हम ऐसे इवेंट्स का जिक्र करते हैं, ऐसे कामों का जिक्र करते हैं, ऐसे बातों का जिक्र करते हैं जो कि फ्यूचर में हो रही होगी, यानी कि हम अपने अंदाजे इसके अंदर लगाते हैं, अपनी पेशन गोइयाँ करते हैं, अपनी प्रेडिक्शंस देते हैं।
वैसे फ्यूचर के तमाम टेंसेस के अंदर ही प्रिडिक्शंस की जाती है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि फ्यूचर अभी आया तो है नहीं कि भाई हमें पूरी तरह पता हो कि ऐसा जो है ना वो होगा, और ना ही हमने फ्यूचर देखा, तो एक अंदाज़ा ही होता है जो हम देते हैं। ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसके अंदर फ्यूचर का अंदाज़ा तो दिया जाता है, मगर एक ऐसे काम का अंदाज़ा दिया जाता है कि जिसमें हमें ये लगता है कि भाई वो काम जारी होगा, ठीक है ना, यानी कि उस वक़्त या किसी वक़्त में वो काम जारी होगा, वो जो है ना वो कंटिन्यूस होगा, वो उस पर जो है ना काम चल रहा होगा। जब इस किस्म के जुमलों का इस्तेमाल हमने करना होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का, और जैसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा टेंस है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एक ही एग्जांपल लिखा है, एक ही काफ़ी है। आप एक ही एग्जांपल अगर आप देख लेते हो तो आप जो है ना स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रक्चर मैंने सभी के लिखे हैं। स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप लाखों जुमले बना सकते हो, जितने आपकी मर्जी, आप जितना आपका दिल करे आप उतने जुमले इससे बना सकते हो। तो जो हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये है, उसके एग्जांपल मैंने एक जुमला लिखा है, मैंने एक ही लिखा है, इसलिए एक लिखा है क्योंकि बड़ा ही आसान है। आप अगर ये एक देख लेते हो ना स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो आप लाखों करोड़ों जितने आपका दिल करे आप जुमले बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैंने जुमले का इस्तेमाल किया, ही विल बी फ्लाइंग इन एरोप्लेन टुमारो, वो कल जहाज उड़ा रहा होगा। तो ये एक प्रिडिक्शन है, मेरा एक अंदाज़ा है मुस्तकबिल के बारे में, जो कि अभी तक आया नहीं है, मगर मुझे लगता है कि भाई वो कल जहाज उड़ा रहा होगा, क्योंकि 2 दिन से उसने छुट्टी की है और जो है ना आज उसकी तबीयत हशाश बशाश थी, कल वो जाएगा और अपना जहाज उड़ाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया कि वो कल जहाज उड़ा रहा होगा। तो सबसे पहले अब देखो फ्यूचर की बात है ना, इसलिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर इसको रखा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो कि है वेल, उसके बाद जो है ही, उसके बाद हमने वेल का इस्तेमाल किया, फिर बी का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फ्लाई की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी, फ्लाइंग हो गई ना, फ्लाइंग का इस्तेमाल किया। चूंकि ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट इन एरोप्लेन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट को टुमारो की सूरत में यहाँ पर ऐड कर दिया कि भाई वो जहाज उड़ा रहा होगा, कब उड़ा रहा होगा, कल उड़ा रहा होगा, ठीक है। अगर इसके हम नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बनाए तो देखो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर इनकार नहीं होता, बयानिया जुमले होते हैं, डिक्लेरेटिव होते, मगर कैसे बयानिया होते, इनके अंदर इनकार नहीं होता, ये अफर्मेटिव होते हैं। और जो नेगेटिव डिक्लेरेटिव है, ये डिक्लेरेटिव ये भी है, ये भी बयानिया जुमले, मगर इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इनके अंदर इनकार पाया जाता है, इनके अंदर किसी काम के न करने का, न होने का जिक्र पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वेल, उसके बाद नट, फिर बी का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अगर ये फोर्थ फॉर्म वर्ब की ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट, अगर इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मारिया विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मारिया तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी, यानी कि जो मारिया है ना जिसके इंतजार में आप बैठे हो, तो भाई वो आपका इंतजार नहीं कर रही होगी। तो ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और एक ऐसे काम का, एक ऐसी काम की बात कर रहे हैं, एक ऐसे अमल का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जो हमें पता नहीं है, बस हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के मुतालिक लगाई अंदाजे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये टेंस हमारे पास कहलाया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कर रही होगी, ठीक है। तो हमारा ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद तमाम सब्जेक्ट के साथ ही वेल का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर नट का इस्तेमाल हमने किया है, फिर उसके बाद बी का इस्तेमाल हमने किया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वेटिंग का इस्तेमाल हो गया। चूंकि हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने कंप्लीमेंट फॉर यू का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पर हमने एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, हमें लगा कि भाई वो उसकी ज़रूरत है ही नहीं, ये यहाँ तक ही काफ़ी है, तो इसलिए हमने कंप्लीमेंट पर आके जुमला रोक दिया। अच्छा, आपको एक दूसरी बात भी बता दूं कि ये जो मैंने आपको ये जो फार्मूला लिख कर दिया ना, फार्मूलास, ये मैंने आपको बड़े से बड़े जुमले का लिख कर दिया कि अगर हम बड़े से बड़ा जुमला बनाएंगे तो भाई इस फार्मूले के तहत बनाएंगे। अगर आपने एक छोटे से छोटा जुमला बनाना हो, यानी कि जो एक ऐसा जुमला कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से ताल्लुक तो रखे मगर छोटे से छोटा जुमला हो, तो वो कहाँ तक बनता है भाई, वो यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ये लाजमी है, यानी कि वर्ब तक स्ट्रक्चर लाजमी है, पिछला हिस्सा वो इतना ज़रूरी नहीं है। वो अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लगाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम नहीं लगाएंगे। और बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ज़रूरत है तो हम लगा लेते हैं, बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती तो हम नहीं लगाते। तो यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि सब्जेक्ट, फिर वेल, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये ज़रूरी है। इसके जो बकिया स्ट्रक्चर है ये हम अपने ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करते जाएंगे।
जरूरत महसूस हुई तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। देखो पहले में मैंने लगाया एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, दूसरे मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई, मैंने कंप्लीमेंट पर, फॉर यू एक कंप्लीमेंट है, इस पर आकर ही इसको रोक दिया, जुमले को फुल स्टॉप लगा दिया, बात खत्म कर दी। अब नीचे मैं इससे और चौड़ा करूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि भाई कहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके जो हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, इसके पॉजिटिव इंट्रोगेटिव जुमले, पॉजिटिव मैंने इसे पहचान के लगा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव हटा भी दो सिर्फ इंट्रोगेटिव को तो भी काफी है। इंट्रोगेटिव ऐसे जुमले होते हैं कि जिनके अंदर सवाल पूछा गया होता है, जिनके अंदर आपसे कुछ दरियाफ्त किया गया होता है, जिनके अंदर आपसे कुछ पूछा गया होता है, आपको उसका जवाब देना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव इंट्रोगेटिव होते हैं, ये ऐसे जुमले होते हैं कि भाई इनके अंदर सवाल पूछा गया होता है और इनके अंदर इनकार नहीं होता, इनकार भी नहीं होता, नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और सवाल भी साथ में पूछा गया होता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम वेल का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे भाई, ये जो वेल है इसको सब्जेक्ट से पहले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो सब्जेक्ट पहले है, वेल बाद में है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, वेल को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे। उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल में जुमला लिखा है, विल दे बी वर्किंग, क्या वो काम कर रहे होंगे, क्या वो काम कर रहे होंगे। तो पूछा गया है एक अंदाजा, आपका अंदाजा पूछा जा रहा है, आपका फ्यूचर के मुतालिक अंदाजा पूछा जा रहा है, या अभी के वक्त के मुतालिक भी अंदाजा पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई इसका नाम फ्यूचर है तो लाजमी बात है कि बात फ्यूचर की होगी, हम अभी की बात भी कर सकते हैं कि भाई क्या वो काम कर रहे होंगे, मगर जो हमारे कहने का अंदाज है इससे ही यूं महसूस होता है, पता चलता है कि भाई ये काम फ्यूचर का, ठीक है। और चूंकि एक अंदाजा होता है तो अनसीन होता है, फ्यूचर भी अनसीन है और हमारा अंदाजा होता ही अनसीन है, तो इनका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है विल दे बी वर्किंग, क्या वो काम कर रहे होंगे। तो आप बखूबी देख रहे हो, वेल हमारे पास अपनी जगह पर उतारा है, सब्जेक्ट में हमने दे ले लिया, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई और क्वेश्चन मार्क आ गया, जुमला खत्म, ना ऑब्जेक्ट की जरूरत, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं। तो भाई कंप्लीमेंट आता है, कंप्लीमेंट की जरूरत ही हमने महसूस नहीं की तो हमने इसको लगाया ही नहीं, और एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट की भी हमने जरूरत महसूस नहीं की तो हमने उसको भी नहीं लगाया। बड़ा ही आसान है यार, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, स्ट्रक्चर फॉलो करो अपने पास, जो है ना, मैं आगे से बीच में हट जाऊंगा, आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके नोट्स बना लो और जितने चाहे जुमले बनाते जाओ, ठीक है। आपकी मर्जी, बेचना चाहते हो बनाकर बेचो, नहीं बेचना चाहते बनाकर अपने पास रख दो, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इनके, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे जुमले होते हैं, ये भी सवालिया जुमले होते हैं, इनके अंदर भी सवाल पूछा गया होता है, मगर इनके अंदर क्या होता है कि भाई इनके अंदर नट का इस्तेमाल भी किया गया होता है, यानी कि सवाल होने के साथ साथ इन जुमलों के अंदर इनकार भी मौजूद होता है, सवाल भी मौजूद होता है, इनकार भी मौजूद होता है। जो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है इनका खात्मा फुल स्टॉप पर किया जाता है, यहाँ पर आप बखूबी देख सकते हो। जो हमारे पास इंट्रोगेटिव जुमले होते हैं इनका खात्मा क्वेश्चन मार्क पर किया जाता है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले विल का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बी का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट, ये बिफोर इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में जुमला लिखा है, विल योर मदर नॉट बी मिसिंग यू, क्या आपकी अम्मी आपको याद नहीं कर रही होगी, क्या आपकी अम्मी आपको याद नहीं कर रही होगी। तो भाई सारों अंदाजों की बातें चल रही है, कभी आपका अंदाजा पूछा जाता है तो कभी मेरा अंदाजा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सारी मुस्तकबिल की बातें हो रही है, एक ऐसी बातें, एक ऐसे काम का जिक्र हो रहा होता है जो कि अनसीन है, जो हमने देखा ही नहीं है, जो हमें एक अंदाजा तो हम उसका लगा सकते हैं मगर 100% हम उसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो अब तक हमारे आगे आया ही नहीं। तो भाई यहाँ पर चलिए भी आपको समझा देता हूँ। वेल अपनी जगह पर आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया यूर मदर, उसके अलावा जो है ना नॉट आ गया, उसके बाद बी का इस्तेमाल किया गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिसिंग का इस्तेमाल किया गया, चूंकि ट्रांजिटिव है तो इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट यू का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, बड़ा ही आसान टेंस था। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो वेल है हमारे पास नट है, अगर ये दोनों साथ आते हैं जिस तरह के हमारे पास नेगेटिव डिक्लेरेटिव जुमलों के अंदर है तो आप इसको वोंट भी लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, WON, फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफी, फिर टी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा विल नट। ये WON एपोस्ट्रोफी टी है, इसका मतलब होता है विल नट, ये कंट्रैक्शन है विल नट का, विल नट का कंट्रैक्शन है और इसको पढ़ा जाता है वॉन्ट। में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की।
तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये भी बाकी फ्यूचर टेंसेस की तरह ही फ्यूचर के मुतालिक बात करता है। इसके अंदर हम प्रिडिक्शंस देते हैं, अपने राय देते हैं, अपने अंदाजे लगाते हैं, तुक्के उक्के लगाते हैं, ठीक है, जिस तरह बाकी फ्यूचर के टेंसेस के अंदर लगाए जाते हैं। तो इस टेंस के अंदर बुनियादी तौर पर होता क्या है, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने ये बताना हो कि फ्यूचर में एक वक़्त यानी कि एक ख़ास वक़्त से पहले कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शाम से पहले मैं आ चुका हूँगा, तो यहाँ पर एक जो है ना आने वाले वक्त के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर एक शाम, एक ख़ास वक्त है हमारे पास। इस वक्त से पहले मेरे आने के काम का जिक्र किया गया कि भाई इससे पहले मेरा आने का काम क्या हो गया होगा, मुकम्मल हो चुका होगा। और दूसरा इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम ये बताते कि भाई फ्यूचर में किसी दूसरे काम से पहले कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे कि तुम्हारे जाने से पहले मैं जा चुका हूँगा, यानी कि जब मुस्तकबिल में तुम जाओगे तो उससे पहले मैं जा चुका हूँगा। तो जब इन किस्म के जुमलों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस के अंदर वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान सा टेंस है। इसके अंदर जब हम किसी वक्त की बात करते हैं, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि दो तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी वक्त की बात करते हैं कि भाई उस वक्त से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो उस वक्त का इस्तेमाल हम फ्रेज की शक्ल में करते हैं। वो आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह किया जाता है। और जब हम किसी दूसरे काम की जिक्र करते हैं, जब हम ये बताते हैं कि एक काम जो है ना वो दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका होगा, तो इसका इस्तेमाल जो है ना फिर हम क्लॉज की शक्ल में करते हैं। अब फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, अगर ये आप नहीं जानते तो इन पर मैं मुफस्सिल वीडियोस बना चुके हैं। इनके इंट्रोडक्शन पर भी ये जो वीडियो इस वक्त जो आपको अभी ये जो थंबनेल जिक्र है, ये इनके इंट्रोडक्शन की वीडियो है, 15-15, 16-16 मिनट की वीडियोस है। और अभी जो आप वीडियोस ये आपके सामने जो है ना स्क्रीन पर जो पिक्चर शो हो रही है, ये इनकी डिटेल वीडियोस है। एक 48, ये जो क्लॉज है इसकी वीडियो 58 मिनट की और फ्रेज की वीडियो 48 मिनट की है। इसके अंदर मैंने जो है ना इनके तमाम के तमाम टाइप्स, इनके फंक्शंस, इनके रूल्स, इनके उसूल, और ये क्लॉज की वीडियो के अंदर तो मैंने आपको सेंटेंस के टाइप्स भी बताए हैं जो कि क्लॉजेस से बनते हैं ना। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस हो गया, इसके अलावा कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कंपाउंड कम्प्लेक्स हो गया। तो इसका भी इसके अंदर जिक्र जो है ना मैंने कर दिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन से आप वो वीडियोस भी देख लेना, ठीक है। तो जो हम दूसरे काम का जिक्र करते हैं उसको हम क्लास की शक्ल में उसके साथ ऐड करते हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हम एक दूसरी क्लास को ऐड करते हैं। वो अमूमन हमारे पास फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास होती है, वो भी आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और ये जो फ्रेज होता है ये तो खैर इसके अंदर तो वर्ब का जिक्र ही नहीं होता, या सब्जेक्ट होता है या वर्ब, दोनों चीज़ के अंदर साथ में नहीं आ सकती। तो लिहाजा वर्ब तो पहले ही आ चुका होता है, तो इसके अंदर जो है ना वर्ब नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट की बात की जा रही होती है। इसके अंदर एक खास हम टाइम की बात करते हैं। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आगे जो है ना एग्जांपल से आपको ये बड़ी ही बेहतरीन तरीके से समझाने। और तो चले बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो जो पहला जो हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, उनके एग्जांपल में मैंने लिखा है आई विल हैव फिनिश्ड द जॉब बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे जाने से पहले काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। मैं तुम्हारे जाने से पहले काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। तो यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हो कि भाई एक काम के पूरा होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होगा। और इसी जो है ना इसी किस्म के जुमलों के लिए ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जुमले के अंदर आई हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वेल और हैव अपनी जगह पर आ गए, कोई भी सब्जेक्ट हो और वेल हैव का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है ना ये चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमने इसके साथ द ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिया, और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो कि इस जुमले के अंदर है द जॉब। आई विल हैव फिनिश्ड द जॉब, मैं जो है ना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। कब मुकम्मल कर चुका हूँगा? बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने से पहले। तो यहाँ तक ये जुमला है ना हमारे पास, यहाँ तक ये जुमला दरअसल है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और इससे आगे ये जो क्लॉज आई है ये भी अगरचे इसी जुमले का हिस्सा है, मगर ये आगे जो क्लॉज आई है ये हमारे पास लिखी गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। यू लीव यानी कि तुम्हारे, बिफोर यू लीव तुम्हारे जाने से पहले, ठीक है। ये इसके अंदर जब हम दो कामों का जिक्र करते हैं ना, जब हम ऐसे जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि भाई एक काम के ख़त्म होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो फिर हम एक टेंस का इस्तेमाल नहीं करते, उस सूरत में हम दो टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास एक जो मेन जो हमारी बात होती है उसको हम रखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, और जो साथ में दूसरी बात होती है इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अमूमन इस तरह किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके जो नेगेटिव डिक्लेरेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। नेगेटिव डिक्लेरेटिव कहते हैं ऐसे बयानिया जुमलों को कि जिनके अंदर इनकार मौजूद होता है।
यानी कि बयानी जुमले तो होते ही मगर इनके अंदर जो है ना इनकार मौजूद होता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो ना तो इस क्लॉज के अंदर क्लॉज के अंदर क्या होता है, अपना एक वर्ब होता है और अपना एक सब्जेक्ट होता है और दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और वेल हैव फिनिश्ड, ये इसके साथ एक वर्ब फ्रेज आई है। तो ये सब्जेक्ट और इस वर्ब फ्रेज के बीच में एग्रीमेंट मौजूद है, यानी कि ये वर्ब फ्रेज इस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा का पूरा आइडिया है जुमले के अंदर, अगर एक आइडिया तो एक क्लास, एक से ज्यादा आइडियाज है तो जो है ना ज्यादा क्लास। तो आई विल हैव फिनिश्ड द जॉब, मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ, एक आइडिया है। बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने से पहले, अगर चाहे सेंटेंस एक ही है, ठीक है, क्लासेस दो आई है। जो दूसरा आइडिया है वो क्या है, तुम्हारा जाना। एक है मेरा काम खत्म करना, एक आइडिया, दूसरा है आपका जाना। तो ये जो आपका जाना है इसको हमने ये एक अलग क्लॉज होगी, इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब मौजूद है, ठीक है। और ये जो पहला है हमारे पास काम मुकम्मल करने वाला, तो उसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट अपना एक वर्ब मौजूद है। आप बहरहाल क्लास की वीडियोस देख लें, जो है ना वहां से आपके ये जो अगर डाउट होंगे इसके अंदर तो वो वहां से खत्म हो जाएंगे। इसके जो नेगेटिव डिक्लेरेटिव जुमले होते हैं इनके साथ क्या करते हैं, इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ सामने है, भाई ये जुमले एक ही है, ठीक है। यानी कि इनका इस्तेमाल जो है ना वो यही है कि हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने ये बताना हो कि भाई किसी खास वक्त से पहले कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, यानी या किसी एक काम से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होगा। चाहे फिर वो कोई भी जुमला हो, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव हो, नेगेटिव डिक्लेरेटिव हो, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, इसका मकसद सेम रहता है जो कि ये है। अलबत्ता स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव से अगर नेगेटिव डिक्लेरेटिव में ले जाएंगे तो एक ही चेंज आएगा और वो आ जाएगा वेल के बाद नट, यानी कि वेल और हैव जो था इसके बीच में नट का इस्तेमाल हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नट हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जुमला मैंने एग्जांपल में लिखा है, वी विल नॉट हैव रीच्ड शांगला बाय इवनिंग, हम शाम तक शांगला नहीं पहुंच चुके होंगे, यानी कि हमारा जो शांगला पहुंचने का अमल है ये शाम तक नहीं हुआ होगा। तो इस जुमले के अंदर आप देख पा रहे हो कि भाई एक खास वक़्त का जिक्र किया गया कि उस वक़्त से पहले ये दूसरा काम मुकम्मल नहीं हो चुका होगा। देखो अगर पॉजिटिव होता तो हो चुका होगा हम कहेंगे, अगर नेगेटिव है तो नहीं हो चुका होगा, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पर इस जुमले के अंदर आप बखूबी देख रहे हो, वी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वेल अपनी जगह पर आ गया, साथ में नट आ गया, साथ में हैव आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद चूंकि ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने कंप्लीमेंट शांगला का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमने एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट में बाय इवनिंग का इस्तेमाल किया। यहाँ पर ये जो बाय इवनिंग है ये वो टाइम है कि जिससे पहले हमारा वो काम मुकम्मल नहीं हो चुका होगा, तो इसको हमने फ्रेज की शक्ल में ऐड किया है। और ये यहाँ पर एक देखो फ्रेज के अंदर वर्ब और सब्जेक्ट दोनों नहीं होते, तो यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हो सब्जेक्ट तो मौजूद है इवनिंग मगर साथ में कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि फ्रेज होता ही ऐसा है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद नहीं होते। अगर आप फ्रेजेस क्लॉजेस नहीं जानते तो मैं आपको फिर से बता दूं, लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियोस देख लेना, आपके बहुत सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो इसको हमने फ्रेज की शक्ल में ऐड कर दिया कि भाई इस वक्त से पहले ये काम मुकम्मल नहीं हो चुका होगा। अगर इसको हम पॉजिटिव में ले जाते हैं तो फिर हम नॉट हटा देंगे, ठीक है। वी विल हैव रीच्ड शांगला बाय इवनिंग, हम शाम तक शांगला पहुंच चुके होंगे। इसी तरह जो इसके पॉजिटिव इंट्रोगेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव यानी कि ऐसे सवालिया जुमले कि जिनके अंदर इनकार नहीं होता। ये जो इंट्रोगेटिव जुमले होते हैं ये सवालिया जुमले होते हैं, इनका खात्मा किया जाता है क्वेश्चन मार्क पर। और जो हमारे पास डिक्लेरेटिव जुमले हैं इनका खात्मा किया जाता है फुल स्टॉप पर। आपने जो है ना दोनों जुमलों के अंदर बखूबी ये देख लिया, इनका खात्मा फुल स्टॉप पर किया गया। और जो हमारे पास इंट्रोगेटिव जुमले होते हैं इनका खात्मा किया जाता है क्वेश्चन मार्क पर, क्योंकि इन जुमलों के अंदर सवाल पूछा गया होता है। और पॉजिटिव इंट्रोगेटिव यानी कि ऐसे सवालिया जुमले के जिनके अंदर इनकार नहीं होगा, नट का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो ये है, सबसे पहले हम वेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर ये ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर ये इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर आप ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट नहीं जानते तो इस पर भी मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तकरीबन 17 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के भी तमाम के तमाम टाइप्स और उसके अंदर कंप्लीमेंट के भी तमाम के तमाम टाइप्स हैं। अगर आप इनके टाइप्स में दिलचस्पी नहीं भी रखते तो शुरू के 5 मिनट जो है ना वो इनके डिफरेंस पर है कि भाई ऑब्जेक्ट और डिफरेंस के अंदर फ़र्क है, तो वीडियो भी देख लेना, आपके काफ़ी सारे डाउट उस वीडियो के अंदर से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जुमला हमने लिखा है, वेल शी हैव पैक्ड हर बैग्स बिफोर द ट्रिप, क्या वो ट्रिप से पहले अपने
अपना उसके जो बैग्स है वो पैक कर चुकी होगी? क्या वो ट्रिप से पहले अपने बैग्स पैक कर चुकी होगी? तो इस यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हो कि भाई ट्रिप जो है ना वो एक काम का जिक्र किया गया है, एक आप यूँ कह लीजिए कि भाई एक इवेंट है उसका जिक्र किया गया कि भाई उससे पहले क्या वो अपने बैग पैक कर चुकी होगी। तो एक काम से पहले दूसरे काम के ख़त्म होने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हमने वेल का इस्तेमाल किया, उसके बाद शी का इस्तेमाल किया, फिर हैव का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह जो है ना फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पेड का इस्तेमाल किया गया। चूंकि ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट हर बैग्स का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया बिफोर द ट्रिप, यानी कि ट्रिप से पहले। तो ट्रिप अगरचे यहाँ पर एक इवेंट है मगर फिर भी अगर देखा जाए तो ये एक स्केड्यूल्ड इवेंट है। इससे जो है ना एक टाइम का भी अंदाज़ा लगता है हमें कि भाई एक टाइम से पहले उसके बैग जो है ना वो पैक होने चाहिए। तो ये एक टाइम एक्सप्रेशन भी दे सकता है, अगरचे एक इवेंट है मगर फिर भी इसके अंदर एक टाइम एक्सप्रेशन मौजूद है। तो बिफोर द ट्रिप ये हमारे पास फ्रेज की शक्ल में इसके अंदर हमने इस यहाँ तक ये जुमला है हमारे पास, ठीक है, यानी कि वेल से लेकर बैग्स तक ये जो जुमला है हमारे पास ये आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये बाकी भी जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है, ठीक है, इसके अंदर दूसरी क्लॉज तो है नहीं, एक ही क्लॉज है पूरी की पूरी, एक ही क्लॉज है और एक ही सेंटेंस है। मगर ये आप इसको कह लीजिए एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। ये बिफोर द ट्रिप जो है ये एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है और इसका इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ज़रूर किया जाता है, क्योंकि भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सिर्फ एक पोर्शन नहीं होता जुमले का। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जा चुका हूँगा वो खाना खा चुका होगा। इसके साथ एक दूसरी बात होती है कि भाई वो कब खाना खा चुका होगा, आप कब जा चुके होंगे, ठीक है ना, इस किस्म की बातें साथ में आई होती है। इसी तरह इसके जो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे जुमले होते हैं? ये ऐसे जुमले होते हैं कि भाई ये सवालिया तो होते ही है मगर सवालिया होने के साथ साथ ये इनकारिया भी होते हैं, यानी कि इनके अंदर नॉट का इस्तेमाल भी किया गया होता है। तो सबसे पहले वेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर नॉट हैव का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, इसी तरह फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलो इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Will they not have bought the tickets before the movie starts? क्या वो मूवी शुरू होने से पहले टिकट नहीं खरीद चुके होंगे? अब ये देख रहे हो आप यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल भी किया गया, सवाल भी पूछा गया, क्या वो मूवी ख़त्म करने से पहले टिकट्स नहीं खरीद चुके होंगे? तो ये जो जुमला है हमारे पास ये भी हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसके अंदर भी आप बखूबी देख पा रहे हो कि जो पहला पोर्शन है इसको तो पूरा का पूरा जो है ना इसके अंदर एक दो क्लासेज है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, ये जो पूरा सेंटेंस इसके अंदर दो क्लासेज है। जो पहला क्लास हमारे पास आया है उसको हमने लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो दूसरा क्लास हमारे पास आया है उसको हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वेल दे नॉट हैव बॉट द टिकट्स, क्या वो टिकट्स नहीं खरीद चुके होंगे। तो यहाँ तक ये जो जुमला है इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और चूंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल अकेला तो होता नहीं है, अकेला तभी होता है जब टाइम एक्सप्रेशन होता है, मगर जब किसी दूसरे काम का भी साथ में जिक्र किया जाए तो फिर इसका इस्तेमाल अकेले नहीं होता बल्कि इसके साथ हम एक दूसरी क्लॉज को ऐड करते हैं। वो अमूमन हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शक्ल में होती है, जैसे कि यहाँ पर है बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, मूवी के शुरू होने से पहले। ये एक ऐसा टेंस है इसके अंदर हम फ्यूचर के अंदर ऐसे काम का जिक्र करते हैं जो कि फ्यूचर में किसी वक्त तक जारी होगा, यानी कि इसके अंदर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, किसी वक्त की किसी काम की, एक काम जारी तो रहेगा, ठीक है, उसके अंदर तसलसल तो होगा मगर उसकी ड्यूरेशन की बात की जाती है। जैसे कि अकरम 2 घंटों से खाना खा रहा होगा, तो इस जुमले के अंदर आप बखूबी देख रहे हो कि भाई ये फ्यूचर की बात की जा रही है कि भाई फ्यूचर में अकरम 2 घंटों से खाना खा रहा होगा। तो अभी अगर आप हो सकता है आप सोचो कि सर ये इसी किस्म के जुमले तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी पढ़ते हैं। तो भाई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फ़र्क ये है कि उसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन नहीं होता, इसके अंदर हम टाइम एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, साथ में टाइम भी बताते हैं। मगर आपको मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि हो सकता है आपने कहा शायद इससे पहले नहीं सुनी हो, वो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट जो प्रोग्रेसिव टेंस है हमारे पास, इस टेंस का इस्तेमाल अकेला नहीं किया जाता, यानी कि हम फ़कत एक जुमले का इस्तेमाल नहीं करते, फ़कत ये नहीं कहते कि वो 2 घंटों से खाना खा रहा होगा, बल्कि इसके साथ हम किसी दूसरे इवेंट को भी साथ मिलाते हैं। यानी कि जिस तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर 2 इवेंट्स की बात की जाती है, इसी तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर भी 2 इवेंट्स का जिक्र किया जाता है। तो वो आगे जब
एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं, मैं वहां से आपको समझाता हूँ। जो एक हमारे पास जो मेन टेंस हमारे पास होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, और अमूमन जो साथ में हम दूसरी क्लॉज उठाते हैं, यानी कि इन सेंटेंसेस के अंदर अमूमन दो क्लॉजेस होती है, ठीक है। जो दूसरी क्लॉज उठाते हैं वो हमारे पास होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लॉज, अमूमन ऐसा होता है। तो चलो बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। जो हमारे पास इसके पॉजिटिव डिक्लेरेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो आईएनजी फॉर्म वर्ब होती है ना, इसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे कि गो का गोइंग है, कम का कमिंग है, फ्लाई का फ्लाइंग है, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ट्रांजिटिव होती है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, अगर बिफोर हमारे पास इंट्रांजिटिव होती है तो हम कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये पोर्शन में काफ़ी तकरीबन हर एक वीडियो में बड़ी डिटेल से समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर भी इतने डिटेल में मेरे ख्याल में इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। तो बढ़ते हैं अपने जो है ना एग्जाम्पल्स की तरफ। मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वहाँ से आपको समझाता हूँ कि किस तरह दो टेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले में एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आई विल हैव बीन लिविंग इन शंग फॉर अ ईयर व्हेन यू फिनिश योर डिग्री। जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे मैं शंग में 1 साल से रह रहा हूंगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक हमारे पास ये जो एक क्लॉज है ये हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की, मैं शंग में 1 साल से रह रहा हूंगा। और ये जो दूसरी क्लॉज है साथ में मैंने आपको बताया तो दो इवेंट्स का जिक्र यहाँ पर किया जाता है। एक इवेंट के खत्म होने पर भी दूसरा इवेंट जारी होगा, यानी कि हम ऐसे इवेंट्स का जिक्र करते हैं एक इवेंट खत्म हो जब होगा तो दूसरा इवेंट तब भी जो है ना उस दौरानिये के अंदर उस ड्यूरेशन के अंदर जारी होगा, और वो जो जारी होगा उसे हम रखते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हो, मैं आपको फिर से एग्जांपल से समझा देता हूँ। आई विल हैव बीन लिविंग इन शंग फॉर अ ईयर। तो यहाँ पर यहाँ तक जो हमारे पास क्लॉज है ये है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास आई, उसके बाद वेल हैव बीन अपनी जगह पर आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिविंग का इस्तेमाल किया गया, चूंकि हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने कंप्लीमेंट इन शंग का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट में हमने फॉर अ ईयर का इस्तेमाल कर दिया, और एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट से फॉर अ ईयर तक ही नहीं बल्कि पिछला ये जो क्लॉज है ये पूरी की पूरी एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट के अंदर ही आती है। ये पहली क्लॉज जो हमारे पास है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आप क्लॉजेस की वीडियो में ये बातें जो है ना बेहतर तरीके से जान चुके हो। और ये जो दूसरी क्लॉज है हमारे पास यहाँ से आगे व्हेन यू फिनिश योर डिग्री, तो ये हमारे पास जो क्लॉज है ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम करती है। जिस तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो दूसरी क्लॉज साथ आती है वो भी हमारे पास एडवर्ब की तरह काम करती है, तो इसी तरह यहाँ पर भी ये जो हमारे पास दूसरी क्लॉज साथ आती है ना ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर, तो ये भी साथ में एडवर्ब की तरह काम करती है, और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करती है, ठीक है। ये जो क्लॉजेस होती है एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करती है, यानी कि अगर इनसे व्हेन का सवाल पूछा जाए तो वहां पर जो है ना फिर उसी जवाब के अंदर ये दूसरी क्लॉज या ये दूसरी फ्रेज निकल कर आती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने एक जुमला वहां पर आपको बताया था कि शी विल हैव पैक्ड हर बैग्स बिफोर द ट्रिप। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिफोर द ट्रिप जो है ये भी हमारे पास एक टाइम एक्सप्रेशन है इसके अंदर, अगरचे एक इवेंट है इसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन मौजूद है। आप यहाँ पर व्हेन का क्वेश्चन करें, व्हेन के सवाल में आपका जवाब निकल कर आ जाएगा। जैसे कि शी विल हैव पैक्ड हर बैग्स व्हेन, कब वो अपने बैग पैक कर चुकी होगी, बिफोर द ट्रिप, ट्रिप से पहले। तो व्हेन के जवाब में हमेशा ही टाइम निकल कर आता है, और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। अगर फ्रेज होती है तो वो फ्रेज जो है ना वो एडवर्ब फ्रेज होती है, एडवर्बियल फ्रेज, और एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। अगर क्लॉज होती है तो क्लॉज भी हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज होती है और वो टाइम होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर किस तरह है, आई विल हैव बीन लिविंग इन शंग फॉर अ ईयर, मैं 1 साल से शंग में रह रहा हूंगा। कब रह रहा हूंगा, व्हेन यू फिनिश योर डिग्री, जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे। अच्छा यहाँ पर एक दूसरी बात आपको, तो ये जो दूसरी क्लॉज हमारे पास आती है ये अमूमन हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होती है, मगर इसका ट्रांसलेशन पर जरा गौर करना। मैंने आपको ये बातें अपने पिछले कई सारी वीडियोस में बताई है कि भाई ट्रांसलेशन हम करते हैं जुमले को देखकर, यानी कि ट्रांसलेशन की कोई खास ऐसी कोई कायदे कवानीन नहीं है, बल्कि सेंटेंस के अंदर एक वर्ड बताता है कि भाई मेरी ट्रांसलेशन किस तरह होनी चाहिए। अगरचे ये टेंस हमारे पास, ये जो दूसरी क्लॉज है इसके अंदर टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, मगर आप अगर इसकी ट्रांसलेशन पर गौर करो तो इसके अंदर ये यूं महसूस होता है जैसे कि ये भी कोई फ्यूचर का ही टेंस हो। मगर ये टेंस का इस्तेमाल अगर हम इंग्लिश में करते हैं, उर्दू की बात अलग है, ठीक है, इंग्लिश में करते हैं तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो जुमला है हमारे पास, ये जो क्लॉज है दूसरी, व्हेन यू फिनिश योर डिग्री, जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे। इसका तर्जुमा ये हरगिज नहीं होगा कि जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करते हो, ठीक है। इसका तर्जुमा जो हम करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे
तब तक मैं शंग में 2 सालों से, यहाँ पर 2 साल लिखे हैं, हाँ 1 साल से रह रहा हूँगा। तो ये है हमारे पास जो है ना फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इसके पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है वो ये है। एक दूसरा, चलो एक दूसरे एग्जांपल पर आते हैं। दूसरा एग्जांपल में लिखा है शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years बाय द टाइम शी रिटायर्स। यानी कि जब वो रिटायर होगी तब तक वो 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होगी। 2 इवेंट का जिक्र यहाँ पर भी किया गया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर 2 इवेंट्स का जिक्र किया जाता है। एक जो इवेंट हमारे पास होता है, यानी कि एक इवेंट एक क्लॉज के अंदर होता है, दूसरा इवेंट दूसरे क्लॉज के अंदर। जो हमारे पास मेन क्लॉज होती है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, वो हमारे पास होती है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। जैसे कि यहाँ पर शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, वो 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होगी। कब पढ़ा रही होगी? बाय द टाइम शी रिटायर्स, जब वो रिटायर होगी। तो ये जो दूसरी क्लॉज हमारे पास आती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है, ये हमेशा ही हमारे पास ये टाइम बताती है, और ये एडवर्बियल क्लॉज होती है। और कौन सा एडवर्ब होती है? टाइम बताती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन भी सेम ही है। जब वो रिटायर होगी तब तक वो 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होगी। यानी कि उसके रिटायरमेंट के वक्त पर भी, उस वक्त भी इसके इंग्लिश पढ़ाने का काम जारी होगा। और वो उसको कितने वक्त हुआ होगा? उसको 5 साल हुए होंगे उस काम को जारी हुए। तो ये इसके हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर था। इस तरह इसके पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। अगर इसको हमने नेगेटिव में करना हो तो क्या करना होगा? तो बड़ा ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, विल और हैव के बीच में नट लगा देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास विल है और हैव है, यानी कि बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा, क्योंकि ये भी हमारे पास डिक्लेरेटिव है, ये पॉजिटिव डिक्लेरेटिव है। अगर हम नेगेटिव डिक्लेरेटिव करते हैं तो विल और हैव के बीच में नट का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे कि ये जुमला हमारे पास है, आई विल हैव बीन लिविंग इन शंग फॉर अ ईयर व्हेन यू फिनिश योर डिग्री। तो बन जाएगा आई विल नॉट हैव बीन लिविंग इन शंग फॉर अ ईयर व्हेन यू फिनिश योर डिग्री। जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे, मैं शंग में 5 सालों से, या मैं शंग में 1 साल से नहीं रह रहा हूँगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, विल और हैव के बीच में नट ऐड कर देना। तो ये हमारे पास नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाएगी। इसी तरह दूसरे जुमले के अंदर भी शी विल हैव बीन टीचिंग था, तो बन जाएगा शी विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years व्हेन शी, कहा गया, बाय द टाइम शी रिटायर्स। यानी कि जब वो रिटायर होगी उस वक्त तक वो 5 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होगी। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लेरेटिव आप जान चुके हो। अब बढ़ते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर, कि भाई इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, यानी कि इसके सवालिया जुमले कैसे बनते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। सबसे पहले हम इस वेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जो वेल है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, सबसे पहले वेल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर बाय द टाइम आई अराइव। जब मैं पहुंचूंगा क्या तब तक तुम मेरे लिए 1 घंटा इंतजार कर रहे होगे। जब मैं पहुंचूंगा क्या तब तक तुम मेरे लिए 1 घंटा इंतजार कर रहे होंगे। तो इसका जो पहला पोर्शन है यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हो, ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का, यानी कि सेंटेंस तो पूरा का पूरा अगर हम कहेंगे तो सेंटेंस पूरा का पूरा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का कहलाएगा। मगर इसकी क्लॉजेस की अगर बात करें, ये जो पहला क्लॉज हमने लिखा है ये हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर। ये जो दूसरी क्लॉज है व्हेन बाय द टाइम आई अराइव, तो ये हमारे पास लिखी जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। मगर इसकी ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन जो है ना इसके फ्यूचर की तरह ही होगी कि जब मैं पहुंचूंगा तो तब तक तुम मेरे लिए 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलो दोबारा बढ़ते हैं इसकी तरफ। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटे से इंतजार कर रहे होगे। कब इंतजार कर रहे होगे? बाय द टाइम आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा। जब मैं पहुंचूंगा क्या तुम तब तक मेरे लिए 1 घंटे से इंतजार कर रहे होगे। तो ये हमारे पास इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। चलो इसके दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं ताकि और बेहतर तरीके से इसको समझ पाए। वेल अली हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours व्हेन हिज मदर कम्स। क्या अली 3 घंटों से इंग्लिश खेल रहा होगा, क्या अली 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा जब उसकी अम्मी आएगी।
ठीक है, व्हेन हिज मदर कम्स, जब उसकी अम्मी आएगी, जब उसकी अम्मी आती है नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इस वक्त हम जिस टेंस की बात कर रही है हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके अंदर जो क्लॉज इस्तेमाल की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं किया जाता, उसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर में करते हैं, मगर उस टेंस को उर्दू में ट्रांसलेशन की बात करो, ठीक है, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस के अंदर की जाती है, मगर इंग्लिश में जब हम उसको लिखेंगे तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, दोबारा इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। वेल अली, अच्छा देखो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, वेल हैव बीन, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, ये सेम ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा आदमी हो, कोई ख्याल हो, कोई आइडिया हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये हम इस्तेमाल हैव का ही करेंगे। वेल अली हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, क्या अली 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा? कब? व्हेन हिज मदर कम्स, जब उसकी अम्मी आएगी। तो जब उसकी अम्मी आएगी, क्या अली 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा? तो ये था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। हाँ, अलबत्ता एक चीज रहेगी, वो है इसके ये जो इंट्रोगेटिव है, इसको अगर नेगेटिव बनाए तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सबसे पहले वेल का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर उस तरह V4 का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास बन जाएगा सेंटेंस, हमारे पास बन जाएगा इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि एक ऐसा सवालिया जुमला कि जिसके अंदर सवाल भी पूछा जाएगा और उसके अंदर इनकार भी होगा। तो चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Will you not have been waiting for me for an hour by the time I arrive? जब मैं पहुंचूंगा क्या तुम मेरे लिए 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे होगे? इसी तरह दूसरा जुमला है हमारे पास, Will Ali not have been playing cricket for 3 hours when his mother comes? क्या अली 3 घंटों से इंतजार नहीं कर रहा होगा? क्या अली 3 घंटों से इंतजार की बात है, क्रिकेट खेलने की बात है, सॉरी, क्या अली 3 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा जब उसकी अम्मी आएगी? ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल था, ये हमारे पास था फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा। तो जो है ना, इसके लिए मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि आप ऐसे करें, जितने भी टेंसेज मैंने पिछले पढ़ाए हैं एक दफ़ा उनको रिवाइज कर ले, रिवीजन कर ले, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, और इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ये टेंसेज है इसी प्लेलिस्ट के अंदर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो जो होगी वो कंडीशनल सेंटेंसेस की होगी। एक ही वीडियो के अंदर तमाम की तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर जो है ना हम पैसिव वॉइस सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 या 3 वीडियोस के अंदर ही हम तमाम पैसिव वॉइस के जो हमारे पास सेंटेंसेस है उनको सीख ले, क्योंकि यही टेंसेस से इनसे ही पैसिव बनते हैं। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, फिर पैसिव वॉइस सीखेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।